दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ मोहम्मद अहमद काज़मी साहब अक्सर हमारे साथ हर हफ्ते आते हैं चैनल के ऊपर हिंद वॉइस को एक अपनी आशीर्वाद देने के लिए ख़ास तौर पे। और आपका एक चैनल भी है मीडिया स्टार वर्ल्ड, उसे ज़रूर देखिए आप लोग। क्योंकि इसलिए देखिए कि आपको अरब कंट्रीज़ की और दूसरे कंट्रीज़ की वो खबर जो कहीं नहीं मिलेगी, इंडियन भोंपू मीडिया में तो मिलेगी नहीं, वो आपके चैनल से मिल सकती है, वो मिलेगी। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। ये बताइए काज़मी साहब के जैसे इलेक्शन चल रहे हैं और अभी तक का जो रिजल्ट है, आज तक का रिजल्ट तो ये है कि जो बाइडेन जीतेंगे और ट्रम्प साहब बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ना आप कह सकते ना, क्योंकि अभी बैलेट वोटिंग की गिनती है। लेकिन ये सब हो जाएगा। अगर जो बाइडेन जीत गए तो फिर जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों कुछ अरब मीडिया में ये बात आ रही थी कि जो अरब हुक्मरान हैं जिनके ट्रंप से बहुत अच्छी दोस्ती की बातें करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के मोहम्मद बिन जायद, क्राउन प्रिंसेस दोनों हैं, वह ताकत में हैं, उनके नज़दीकी ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप से और उनके दामाद जारेड कुशनर से। तो ये लोग अपने बिल्कुल एकदम सांस रोक करके बैठे हुए हैं और उन्हें ये ख़तरा है कि अगर जो बाइडन आ गए तो हमारा क्या होगा। और ख़ास तौर पे ईरान न्यूक्लियर डील, अगर जो बाइडन आ गए तो हो सकता है अमेरिका फिर से ईरान की न्यूक्लियर डील में शामिल हो जाए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अलग हुए थे। तो ये एक बड़ा ख़तरा महसूस कर रहे थे ये अखबारात, कुछ गल्फ़ में और कुछ अरबी ज़बान में जो अखबार लंदन वगैरह में छपते हैं, उनके इस किस्म के एडिटोरियल्स हमारे सामने थे, लेबनान वगैरह के भी। मैं चूँकि उस इलाके के अखबारात को देखता रहता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा और इसी वजह से एक मोसाद के जो चीफ़ हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपने चैनल 12 इजराइल का है, उस पे उन्होंने कहा था कि इलेक्शन के बाद नए प्रेसिडेंट को सऊदी अरब कोई बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। यानी वो इसको देख रहे हैं कि अगर ट्रंप के अलावा दूसरे भी आए तो उससे भी ताल्लुकात जल्दी से हम ठीक कर लेंगे। और वो तोहफा क्या होगा कि वो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान करेंगे सऊदी अरब। ये बात यूरी कोहन, उनका नाम है, मोसाद के चीफ, कह चुके हैं। तो अब इन सारी चीज़ों से ये अंदाज़ लगाना बहुत आसान है कि ये अरब हुक्मरान परेशान तो ज़रूर होंगे, लेकिन उसमें नए तरीक़े से एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। और फिर जो कुछ मुल्क इजराइल से ताल्लुकात का ऐलान कर चुके हैं, उनका क्या हाल होगा। जो कुछ लालच उन्हें दिया गया था, मसलन सूडान ने $3 अरब मांगे थे कि हमें पैसा दीजिए, हमें वो जो इकोनॉमिक पैकेज के नाम पर, और हम ऐलान कर लेंगे। और वो ऐलान बहुत ही दिलचस्प है सूडान का। अभी तक सूडान की तरफ से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है सूडान और इजराइल के बीच में। महज एक टेलीफोन किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सूडान के इस वक्त फौजी जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो, और नेतन्याहू को। सूडान में भी तो परमानेंट गवर्नमेंट है, नहीं है? नहीं, बहुत ही शातिराना किस्म का अनाउंसमेंट था जो आप गूगल करके देख सकते हैं। उसने ट्रंप ने ये कहा था कि सूडान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है ताल्लुकात नॉर्मल करने के प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो ये इसमें कितनी टेक्निकल चीज़ें हैं प्रोसेस शुरू करने के। मैं आज किसी भी दुश्मन से बात शुरू करता हूँ, 10 साल तक भी मैं उस दुश्मन के साथ कैसी बात शुरू करता हूँ वो तो खैर, वो अपने इलेक्शन कैंपेन में कोशिश ये कर रहे थे कि सारे अरब मुल्क किसी तरह से इजराइल के साथ आ जाएं। तो ये अब ट्रंप जब हारेंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट फेल होगा। और जब ये पूरा प्रोजेक्ट फेल होगा, ये जो अरब हुक्मरान हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड नहीं है और आवाम के नुमाइंदे भी नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी।
ईरान के साथ अगर एग्रीमेंट, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था 2015 वाला, अगर उसमें अमेरिका वापस जाता है तो भी मुश्किलात ये महसूस कर, देखिए एक आर्टिफिशियल किस्म का दुश्मन बना करके ईरान को पेश किया गया है। ईरान की बैकग्राउंड में एक भी जंग शुरू करना नहीं है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने शुरू की थी जंग, 8 साल जंग चली और उसको वो डिफेंसिव वॉर कहते रहे थे और वो थी भी, 8 साल जंग चली। उसके अलावा तकरीबन उनका कहना है कि हमारी तारीख में 2-2.5 हज़ार साल में भी हमने कभी किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं किया है और किसी भी मुल्क को इस हुकूमत ने पिछले तकरीबन 40 साल में कभी ये धमकी नहीं दी कि हम तुम पे हमला कर देंगे, एक धमकी भी, एक बयान भी। तो उसको एक नकली दुश्मन के तौर पर खड़ा करके वो हथियार बेचने का और इजराइल के नज़दीक उन मुल्कों को लाने का काम अमेरिका करता रहा है। ट्रंप ने कुछ तेज़ी से, बहुत तेज़ी से किया। अब आप भी बताइए कि जब अगर दूसरा ट्रंप हार गए, हाँ। तो अभी आप बता रहे थे कि इजराइल जो आगे बढ़ रहा है, जी जी जी, तो ये रुक जाएगा। तो लेकिन अमेरिका में एक चीज़ हमने देखी है, चाहे कोई रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा तब्दीली नहीं करते हैं वो। हाँ, ज़्यादा तब्दीली नहीं करते, वो बात अपनी जगह ठीक है। और इजराइल के साथ भी ताल्लुकात रहते हैं, मोर और लेस ठीक रहते हैं। और लेकिन जिस तरह से एक फुल टाइमर इन्होंने अपने दामाद को लगाया हुआ था, जारेड कुशनर को, जो खुद यहूदी हैं, उनको मोहम्मद बिन सलमान के साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साए के तरीके से, बिल्कुल हाँ, ऐसे कि हर फैसले में उनसे मशवरा किया जाए। जब जमाल खाशोगी का कत्ल हो रहा था उसमें इस्तांबुल में, उस वक्त जारेड कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान, एक रिपोर्ट आई थी बाकायदा, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे थे बाकायदा, एक दूसरे को बता रहे थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो ये इस हद तक जब मुसलसल मुदाखलत होगी हर फैसले में, तो उसके बाद जाहिर है हालात तो बदलेंगे। जो बाइडन ने जिस तरह के अब तक इशारे दिए हैं, वो अब से पहले की जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही है, जो रिलेटिवली ज़्यादा जिम्मेदार किस्म के लीडर के तौर पर, मिसाल के तौर पे ट्रंप ने नाटो के साथियों से सबसे झगड़ा कर रखा था। क्लाइमेट जो एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट है, उससे अपने आप को अलग किया था। उसके अलावा WHO को धमकी दी थी कि हम पैसे नहीं देंगे, वो तो हर किसी को धमकी देते और यूनाइटेड नेशन तक को भी कह देते हैं कि हम अपना पैसा नहीं देंगे। तो इस तरह के लीडर से कम जान छूटेगी अमेरिका की। अच्छा, भारत के ऊपर है, हाँ, इस इलेक्शन के जीत हार का क्या असर होगा? देखिए, मैं एक बहुत बड़े पत्रकार से बात कर रहा था कि अब क्या होगा, तो उन्होंने यही कहा कि पूरी दुनिया में राइट विंग के जो रूलर्स हैं, उन सब को वो सब कमज़ोर पड़ेंगे और राइट विंग, हमारी सरकार भी राइट विंग कहलाती है और कई और मुल्क हैं, उन मुल्कों पर असर पड़ेगा। तो अगर इस बात को माना जाए, और अभी हमारे यहाँ अभी बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, जी। उसके रिजल्ट कैसे आएंगे उससे भी अंदाज हो जाएगा कि आगे यहाँ भी क्या होने वाला है। लेकिन ये बात सही है कि इन्होंने जो बाइडन की तरफ कोई झुकाव नहीं जो बाइडन तो CAA का भी समर्थन कर चुके हैं। हाँ, नहीं, वो इलेक्शन के आम तौर पर, देखिए होता यह है कि जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त उस हुकूमत से कोई ख़ास नया एग्रीमेंट नहीं किया जाता। अभी कुछ ही दिन पहले 2+2 की मीटिंग हुई और उसमें एक एग्रीमेंट हो गया साइन, जो बहुत ही पाकिस्तान वगैरह के मीडिया में मैं देख रहा था कि वो तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान पे बमबारी कर देगा अमेरिका और इंडिया। तो इस वक्त में कोई ऐसे एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी और इस विज़िट की भी ज़रूरत नहीं थी। तो पता नहीं, हमारे यहाँ जो साउथ ब्लॉक में लोग बैठे हुए हैं, बल्कि अब तो साउथ ब्लॉक से हट करके अलग फॉरेन मिनिस्ट्री की बिल्डिंग अलग बन गई है, अब साउथ ब्लॉक नहीं है। लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय में बैठे हुए लोग या हमारी एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है, वो अपना कोई असेसमेंट नहीं दे पाई यहाँ की सरकार को कि भाई थोड़ा संभल के चलो, जो बाइडन भी आ सकते हैं। तो ये एक असेसमेंट की कमी और कमजोरी, वो तो उस वक्त नजर आ गया था कि जब अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री कह के आए वहाँ से
तो इलेक्शन होना है, कौन जीतता कौन हारता आपको क्या पता है? अब मुश्किल ये है कि ब्यूरोक्रेट्स भी जब पॉलिटिकल लोगों की पसंद के बिठाए जाने लगे हों, तो फिर वो ब्यूरोक्रेट जिसको किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से किसी पोजीशन पे बिठाया गया, वो भी अपने आका के खिलाफ कोई बात नहीं कहता, और वो ईमानदारी से मुल्क की खिदमत नहीं करता, वो उस पॉलिटिकल लीडर की खिदमत करता है। तो मुल्क का चाहे कुछ भी हो, भाड़ में जाए, नुकसान हो, तो ऐसा ही कुछ अब भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल शायद हमारे यहाँ काफ़ी सीजन किस्म के लोग हैं जो एडजस्ट कर लेंगे नए हालात में, लेकिन इतने कदम बढ़ा करके पीछे वापस आने में ज़रा टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब का, आपका। और इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडियो वापस, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।